हो चुका है, वह खत्म हो चुका है, नया एक्ट आ गया है। अब उसके तहत कोई केस अब फाइल नहीं हो सकता। 11 अगस्त 2021 में नया एक्ट आ गया, जो कि ऑर्डिनेंस था, बाद में एक्ट बना 6 महीने के बाद। पहले वो एक्ट नहीं था, ऑर्डिनेंस था, मगर ऑर्डिनेंस एज गुड एज एक्ट ही माना जाएगा। बस एक सर्कुलर गवर्नमेंट पास करती है, उसको ऐसा एक्ट मान लिया जाता है। वो जो रेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। मगर फिर भी में रेंट की बात थी, रेंट एग्रीमेंट की बात थी। रेंट एग्रीमेंट एक बहुत ही छोटा सा मैटर है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट भी लिखाते समय हमें देखना पड़ता है कि किसकी तरफ से हमारा क्लाइंट कौन है। कभी किराएदार होता है तो वैसा मेरा रेंट एग्रीमेंट लिख दीजिए, कभी मकान मालिक होता है। तो अक्सर उसमें एक लाइन हम लिखते थे, तो प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट नंबर 1972 के तहत नहीं आती है। तो मकान मालिक की तरफ से लिखते थे तो अक्सर ये लाइन इसमें लिखते थे कि रेंट कंट्रोल के प्रोविजंस पे एप्लीकेबल ना हो, रेंट को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होगा। कल किराएदार हमें जुझा देगा, खाली नहीं करने देगा, हमें 21 का केस आके फाइल करना। और अगर किराएदार की तरफ से आते थे तो एप्लीकेबल है, और उसकी तरफ से आते थे तो लिखते थे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भवन नवनिर्मित है, भले पुराना बना है। ये कोई छोटी छोटी चीज़ें थी, कोई देखता नहीं रहा, क्या लिखा है, एक्ट का नाम लिखा, कोई नहीं पढ़ता, सब साइन कर देते हैं। फोटो चिपका है, नोटिस कराया, साइन कर दिया। कितने पहला क्लास तो ये होता पहले में कि ये फला फला उसके मालिक हैं, इन्होंने फला फला सन में ख़रीदा है, यहाँ से ख़रीदा है, बैनामी से ख़रीदा है, या कैसे मालिक हैं, उसको मेंशन कर दिया कि ये मालिक हैं, इस मकान के ओनर हैं। उसके बाद आगे चलिए, कितने पोर्शन की किराएदारी तय हुई है, फरीक अव्वल या जो भी लिखते हैं, प्रथम फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, जैसे यहाँ की लैंग्वेज उर्दू बहुत मुश्किल चलती है। फरीक अव्वल, फरीक दोयम, फरीक अव्वल ने फला मकान ख़रीदा फला सन में, उसका मालिक है, फरीक दोयम से बातचीत हुई, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें रहने की दिक्कत है और रहने के लिए आपका पोर्शन हमने देखा खाली पड़ा, हमें किराए पर दे दीजिए। वो यहाँ की एक इबारत है, हर वकील अपने अपने तरीके से लिखता है। तो बहुत ज़्यादा उर्दू लिखते हैं, बहुत कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में लिखते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपकी ड्राफ्टिंग किसमें ज़्यादा मजबूत हो सकती है, किसमें ज़्यादा अच्छा उसे लिख सकते हैं, शब्दों का अच्छा चयन किसमें कर सकते हैं। वो किसी ड्राफ्टिंग की बुक में नहीं सिखाया गया, उसमें क्लास तो बता दिया कि ये चीज़ें आनी चाहिए। अब लिखने का आपका तरीका माइंड को सेट कर लीजिए कि इसको हम कितना बेहतर कैसे लिख सकते हैं। एक सेट लैंग्वेज भी हो सकती है, अक्सर हम लोग लिखा लेते हैं, फिर क्या है उसके बाद भेज देते हैं, टेंशन को फ़ोन कर देते हैं, जरा एग्रीमेंट भेज रहे हैं पार्टी को, उसमें ये कर देना। हमें मालूम उसमें क्या लिखा पहले से, सेट मटेरियल होता है। लेकिन मेरी एक आदत है, हमेशा मैं कुछ भी लिखाता हूँ, हर बार अपनी तरफ से खुद लिखाता हूँ। मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई वो लिख देगा वो चल जाएगा। मान ली कभी कभी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती है ना, कि 6 महीने बाद इतने % किराया बढ़ जाएगा। 11 महीने का एग्रीमेंट है, उसको नोटरी भी हो सकता है, उसको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। 11 महीने का अगर एग्रीमेंट, चाहे कितने लाख का किराया उसमें, डजन मैटर। 11 महीने से अगर एक दिन भी ऊपर जाता है तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तो इसका लीगल बन जाए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसकी जो फीस है स्टाम्प देना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। 11 महीने में ज़रूरत है। उसके अलावा उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कितने हिस्से की किराएदारी है, 2 कमरे, 4 कमरे, एक लॉन है, लॉबी है, उसमें मान लीजिए कि उसमें 2 लैट्रिन बाथरूम भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं, कॉमन 2 लोग यूज़ करते हैं, वो चीज़ें उसमें खुलना ज़रूरी है। कितने पोर्शन की किराएदारी है, कितने दिन की किराएदारी, किस दिन से किराएदारी शुरू हुई, टर्म्स एंड कंडीशन में किराएदार को क्या पे करना है, वहाँ पर उसे बिजली का बिल पे करना है कि नहीं पे करना है, ये आप तय करेंगे। पानी का जो भी टैक्सेस आते हैं, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, हालांकि लॉ ये कहता है कि यूज़ करेगा टैक्स वो देगा। आप मकान मालिक हैं, आज का तो सिनेरियो ये है कि 20 रुपये किराएदारी पुरानी चली आ रही है, इसे रेंट कंट्रोल है गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। 20 रुपये किराएदारी सन 60 से रह रहा है। उस टाइम 20 रुपये 2000 के बराबर हुआ करता था, चलो ठीक था भाई, दे रहा था। अब वो रेंट कंट्रोल में था कि किराया बढ़ा ही नहीं सकते उसमें। किराया रेंट कंट्रोल इसका नाम ही था, रेंट को कंट्रोल करने के लिए। 20 रुपये का 21 रुपये नहीं कर सकते थे आप। हाईवे कोर्ट में 21(1) की पिटीशन फाइल करिए और बताइए कि हमें नीड है, या 21(1)B में आइए, बताइए डेलाबरेट कंडीशन में, गिरने की हालत में, किसी बिल्डिंग गिर सकती है, लोग मर सकते हैं दब करके, सामान का और जान का नुकसान हो सकता है। अब लड़ते रहिए यहाँ पर। 21 पिटीशन आ गई, तामीला 6 महीने नहीं हो रहा, उसके बाद नोटिस जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा। पब्लिकेशन करा लिया आपने, 3 महीने उसमें निकाल दिए कोर्ट में, फिर तामीला होल्ड कर लिया, जिस दिन एक्स पार्टी करा उसी दिन वो आ गया, क्योंकि बैकडोर से वास कर रहा था भाई। तुम्हारे लोग 20 साल रेंट कंट्रोल का मुकदमा चल रहा है। वो हड़ के परेशान होकर बूढ़ा हो गया, रेंट कंट्रोल लड़ते लड़ते उसका बाप मर गया, बेटा लड़ने लगा। गवर्नमेंट ने सही करा हटा दिया। हम लोग ज्यादती भी कर रहे थे ना, किराएदार रह रहा मुझे से बड़े से पोर्शन में और लड़का रह रहा है छोटे से कमरे, बेचारा क्या करे, शादी नहीं हो पा रही उससे,
तो रेंट में जो एग्रीमेंट हम लोग लिखाते हैं उसमें ये मेन क्लास है कि ये मेंशन करना कि वो मालिक कौन है उसका, दूसरा है कि कितने पोर्शन किराएदारी है, तीसरा कितने रुपए किराएदारी है, चौथा ये कि कब से किराएदारी शुरू होगी और कब किराएदारी खत्म होगी। कभी कभी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग लिखा देते हैं 3 साल का, तो उसमें ये लेके चलते हैं कि किराएदारी शुरू हो गई थी फला डेट से, आज एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जा रहा है। मतलब किराएदारी 11 महीने से कम ज़्यादा की अनरजिस्टर्ड नहीं मानी जाती, ये इसका क्लास है। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन भाई करना हो कर लीजिए, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इससे पहले मुझे अभी कोई 11 महीने की आपने बताई जो बात। जी जी। तो हमने रजिस्ट्री आपको पता किया था तो 11 महीने का भी रजिस्टर्ड होता है? रजिस्टर्ड मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहा कि मैंडेटरी नहीं, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एक्ट पढ़ेंगे उसमें मैंडेटरी नहीं। 11 महीने का अनरजिस्टर्ड भी चल सकता है, और 11 महीने से एक दिन ज़्यादा हुआ तो रजिस्टर्ड मैंडेटरी है, आपको कराना ही पड़ेगा। स्टैम्प पेपर अगर पुराना हो तो नया एग्रीमेंट बन सकता है, लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं, क्योंकि कल को मान लीजिए एग्रीमेंट फंसा किराएदारी का, कहीं पे कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो ये क्लास भी उठ सकता है कि पुराना एग्रीमेंट इन्होंने फर्जी बना लिया, मेरे साइन ही नहीं इस पर, आइए एक्सपर्ट की रिपोर्ट लगाइए। अब एक्सपर्ट क्या करता है आगे कोर्ट में, हमारा एक्सपर्ट आएगा, हम उसको फीस देंगे, अपनी तरह रिपोर्ट लगा लेंगे, फिर वो कहेगा हम एक्सपर्ट की हम जाँच कराएंगे, वो अपना एक्सपर्ट लेकर आएगा, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट लगाएगा अपने तरीके से, इन्हीं के साइन है। अब कंट्राडिक्टरी मैटर है, कोर्ट इसको कंसिडर करेगा सही एक्सपर्ट कौन बोल रहा है, कोर्ट को क्या पता एक्सपर्ट कौन सही बोल रहा है। अच्छा, इसमें मामला फिर वहीं पर आया। तो इसलिए फिर नया अपना वो हाँ इस छुपा हुआ आंसर है कि नया लेना। नया स्टाम्प ले लीजिए, 100 रुपये का स्टाम्प ले लीजिए नया। अब इसमें ये सवाल आता है कि किराएदार के नाम पे लिया जाए या मकान मालिक के नाम पे लिया जाए, दोनों में किसी के नाम पे लिया जा सकता है, कोई कहीं प्रतिबंधित नहीं है। अच्छा, ये अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, उसमें कम से कम कितने स्टाम्प करना चाहिए? 100 रुपये स्टाम्प, इससे कम नहीं लग सकता? नहीं एग्रीमेंट 100 रुपये कम से नहीं हो सकता। कोई क्या ये भी लिखा हुआ है क्या? स्टाम्प एक्ट में देखिए मिल जाएगा, 10 रुपए में करा लेते हैं, 10 रुपये का नीचे वैलिड नहीं है ना। अनवैलिड इनवैलिड 10 रुपये स्टाम्प अभी हाल में 3-4 साल पहले पेपर में भी आ गया, तो ये लोग करा रहे हैं वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओथ देने के लिए होता है, वो शपथ पत्र देने के लिए, कुछ बचा ही नहीं उसमें 10 रुपये। सर क्या किराएदारी एग्रीमेंट बनवाना ज़रूरी होता है अगर मकान मालिक नहीं, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है आपके भी, हमारे भी ओरल एग्रीमेंट है, हमने आपको किराए पे दे दिया। इसको बनवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? बनवाने के फायदे जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने रखी है वो इन राइटिंग आ जाती है। कभी कोई बात आप में झगड़ा हो गया तो आप ला सकते हैं, कोर्ट में ला सकते हैं और पंचायत कर सकते हैं, 4 लोगों को बैठा के पंचायत के देखिए हमने ये कहा था, 4 कमरे आपको दिया, आपने 5 में कब्जा कर लिया, आप कहते 500 में था, तो ओरल एग्रीमेंट में आप कैसे साबित करेंगे? आपने ये कहा था टैक्स हम देंगे, आपने कहा था बिजली का बिल हम देंगे, लेकिन आप दे नहीं रहा, अब वो झगड़ा पड़ गया, उसने कहा नहीं, आपने कहा था हम देंगे, 10,000 रुपये किराया दे रहे हैं आपको, आपने कहा था किराया जितना बिल आएगा बिजली का हम देंगे, टैक्स हमारी जिम्मेदारी, सफाई सुथराई हमारी जिम्मेदारी, मेंटेनेंस हमारी जिम्मेदारी, अब आप साबित कैसे करोगे? एग्रीमेंट इन राइटिंग लिखने का स्कीम है। सर सामान्य नागरिक को क्या रजिस्टर्ड कराना चाहिए रेंट एग्रीमेंट की नोटराइज करवाना चाहिए? आज के सिनेरियो को देखते हुए रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, 11 महीने वाले क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा बेईमान हैं। पहले के लोग तो ऐसी चाबी देते थे, जाइए रहिए, इंसानियत के लोगों में चिराग जलाने वाला कोई रहेगा, हमारा घर खाली पड़ा होगा। 11 महीने वाले नहीं रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो बेटर है। गवर्नमेंट ये नहीं का 11 महीने कराएंगे रजिस्टर्ड ना कराइए, कहीं नहीं लिखा है, अनरजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। तो किराए का भी कोई बेसिक मिनिमम कोई चार्ट होता है जिसमें मिनिमम इतना किराया होगा? नहीं, कोई मिनिमम चार्ट नहीं। आपने अपना घर किराया भी दिया, 500 रुपये किराए पे भी दे सकते हैं, 10,000 रुपये भी दे सकते हैं, आपका अपना सरकारी होता है ना, डीएम सर्कल रेट का किराएदारी का एक मिनिमम होता है, इससे कम में ना हो या इससे ज़्यादा में, ऐसा है, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता, वो आपको ऊपर लादा नहीं गया। अगर मान लीजिए वो किराएदारी पे आ रहा है और आपने शर्त रखी कि भाई 500 रुपये किराया पे देंगे, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपने हमदर्दी दिखा दी, गया आगे चलो भाई 500 किराया पे कहाँ दे पाएगा, 2000 सर्कुलेट है, तो कोई प्रतिबंधित थोड़ी कि आप 500 में नहीं दे सकते, दे सकते। तो क्या किराया एडवांस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, एडवांस लेने में क्या बुराई है? जब हम रजिस्टर कराने जाते हैं तो हमसे स्टैम्प ड्यूटी तो एडवांस ली जाती है। नया एक्ट में प्रोविजन भी दिया गया है, नया जो एक्ट आया है पगड़ी ले सकते हैं, उसमें डिपॉजिट भी ले सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए आपको मकान मालिक को बताना पड़ेगा कि मकान में दिक्कतें आ रही है, वरना टेनेंसी एग्रीमेंट आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा। किराएदार बीच एग्रीमेंट में खाली कर सकता है क्या मकान? खाली करने के लिए कह सकता है, मान लीजिए हो सकता है कि एग्रीमेंट हमारे उनके बीच हो गया हो, वो कहेगा साहब हम खाली कर रहे हैं, वो कहेंगे एग्रीमेंट हमने कर लिया, इतना किराया एडवांस पे करके जाइए क्योंकि हम दूसरा किराएदार या फिर लेकर आइए हमारे लिए। कंडीशन अगर वो मेंशन ना हो कि नहीं 1 महीने पहले नोटिस देंगे या 10 दिन पहले देंगे, उस सिचुएशन पे क्या होगा? वो उस सिचुएशन में तो आप कह सकते हो हमारा कोई ऐसा तय तो नहीं था कि हम बीच में खाली नहीं करेंगे। अगर उसमें एक लाइन ये आ गई है कि टर्म्स एंड कंडीशन है कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले आप हमें लिखित बताएंगे हम खाली कर रहे हैं, या मकान मालिक भी लिखित बताएगा, तो उस कंडीशन में तो आप फिर नहीं कर सकते, आप बाउंड है उसमें। सर नोटराइज एग्रीमेंट वगैरह जो होता है इसमें क्या पुलिस हमारी मदद करती है?
पुलिस मदद कहाँ कर सकती है? सिविल का मैटर है, मान लीजिए किसी की पोर्शन में आप किराएदार है, मकान मालिक चाहता अभी खाली हो जाए, पुलिस कहती है सिविल के मैटर में हम नहीं पड़ेंगे। हाँ, कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने लगे आप, उसको परेशान करने लगे, गंदा पानी फेंकने लगे, या वो आपके ऊपर फेंकने लगे, सब रजिस्टर्ड है तब भी रजिस्टर भी हो सकता है। रजिस्टर्ड नहीं पुलिस हाँ, सिविल ऑफेंस से हट के क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे, पुलिस तो आएगी, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। ये एक्चुअली वो क्वेश्चन है जो जूनियर्स ने भेजे, उनको आंसर सही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सब बड़े भाई हैं हमारे, हमें करेक्ट कर दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। किराएदारी एग्रीमेंट में कौन सी शर्तों का होना आवश्यक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ना हुआ तो किराएदारी अनुबंध पत्र बेकार है। ऐसी कौन सी स्पेशल कंडीशन आपने 3-4 सर बताई थी, कुछ और इलैबोरेट कर दीजिए। किराएदारी के कंडीशन तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए कि कितने पोर्शन में किराएदारी है, कितने दिन की किराएदारी है, कब से किराएदारी शुरू हो रही है, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि किराएदारी शुरू हो गई, कब से शुरू हुई। सर टैक्स और पुताई का भी पैसा लिखा जा सकता है इसमें? नहीं, उसमें हाँ लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं, मगर उसमें लिख देते हैं किराएदार करेगा, क्योंकि यूज़ वो करता है। टैक्स आज अमूमन जो आज के किराएदारी एग्रीमेंट लिखे जाते हैं उसमें टैक्स वाला नहीं रहता है पोर्शन, क्योंकि वो इतना किराया आजकल वसूल होता है, नया एग्रीमेंट बनना होता है, किराया इतना ज़्यादा होता है। लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, अगर वो मान जाए तो जो टैक्स बनता है वो आप देंगे इतने पोर्शन पर। फिर अगर ना लिखा हो तब क्या होगा टैक्स में? टैक्स का वैसे कंडीशन तो ये किराएदार यूज़ कर रहा है वो देगा। एक्ट तो यही प्रोविजन कहता है, जो उस पोर्शन को यूज़ कर रहा है वो देगा, ये कहता है नगर निगम है। रेंट एग्रीमेंट की कौन सी शर्तें शून्य मानी जा सकती हैं? कुछ ऐसी चीज़ें लोग लिख देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कुछ दिखा लेते हैं, ऐसे क्या कोई कंडीशन होती है कि शून्य हो जाएगा? बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो नेचुरली जो अप्लीकेबल ही नहीं है। कुछ ऐसा वो लिखते हैं कि किराए पे आप रहेंगे, लेकिन हम जब चाहेंगे इस कमरे में आके सोएंगे, और इस पॉसिबल किराएदारी का एग्रीमेंट मेरे नाम पे है, हम रह रहे हैं, आप मेरे उसी पोर्शन में आके इस्तेमाल भी करेंगे, रहेंगे भी, और किराया हमसे लेंगे। बस आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वैलिड किराएदारी एग्रीमेंट जो हम लोग नोटराइज कोई माइंड एग्रीमेंट, करने की बात नहीं सवाल है हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। वैलिड किराएदारी एग्रीमेंट जैसे नोटराइज हम लोग कराते हैं, तो उसमें किस किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिससे हमें ये ना लगे कि ये फर्जी है? किस स्टेज पर ना करने पर फर्जी बन जाता है? आमतौर पर लोग क्या करते हैं और होना क्या चाहिए? नहीं, आमतौर पर तो लोग देखिए, मकान मालिक जब किराएदारी का एग्रीमेंट लिखाता है या किराएदार भी लिखाता है तो अपने फ़ायदे की बात लेके चलता है। वो हर वो चीज़ लेके चलता है जहाँ से वो मजबूत हो। उसके कहीं ना कहीं नियत में फजूल भी होता है, बेईमानी भी होती है कि हम ऐसा लिखा लें तो इनका डिपॉजिट का पैसा खा जाए, टर्म्स एंड कंडीशन बनाने की कोशिश करता है, तो वो कुछ भी हो सकती है। सर क्या जो लोग रेंट एग्रीमेंट बनवा कर घर ले आते हैं वहीं साइन हो जाता है, क्या वो वैलिड है? वैलिड नहीं। सर उसका सही प्रोसीजर क्या है? नोटोरियल डॉक्यूमेंट अगर आप नोटरी करा रहे हैं तो नोटरी के वकील के सामने होना चाहिए साइन, उसके रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। आजकल अमूमन क्या होता है, हम लोग वो करा लेते हैं, साइन वाइन नहीं होते। सर जनरल सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस ये है कि नोटरी वाले वकील के बस्ते में जा करके उस रजिस्टर पे उसके सामने वो वेरीफाई करे कि हाँ ये दोनों लोगों के फ़ोटो लगे हैं, इनका आईडी प्रूफ है कि नहीं है, इनका जो एड्रेस लिखा सही है। वो 2-4 क्वेश्चन उससे पूछे कि आप मकान मालिक हैं, कितने किराएदारी के हिस्सा दे रहे हैं, इसमें इतना लिखा हुआ, एक एक लाइन को वेरीफाई करें। देखिए वो जब वो नोटरी करता है तो हर लाइन पे टिक लगाता चला जाता है, इसका मतलब होता है कि उसने पढ़ा इस लाइन को वेरीफाई, तो कहाँ करता है। अच्छा सर, ये एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या 2 वकील लगेंगे कि एक वकील लगेगा कि पक्ष 2 हैं इसमें? ज़रूरत पड़ेगी 2 वकील भी हो सकते हैं। नहीं जनरली क्या करना जनरली चाहिए? एक वकील कर लेता है, वो अगर राज़ी हो जाता है कि हाँ ठीक है बस आप नहीं लेकर आप ही वेरीफाई कर दीजिए, किराएदार मकान मालिक सहमत हो तो एक वकील से भी हो सकता है। तो उस वकील का बेसिक काम क्या होता है? नोटराइज वकील के अलावा जो होता है उसका क्या काम है? उसका काम ये कि जो दोनों के बीच तय हो रहा है उसको सही सही साफ सुथरी लैंग्वेज में लिखे, और अगर दोनों में से कोई समझ नहीं पा रहा तो उसको समझा दे बेटा कि अब इसको पढ़िए, और जो बातें समझ नहीं आती इनसे पूछ लीजिए, मैं इसको फिर से वेरीफाई कर दे रहा हूँ कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन आपस में रखी है, जो कि यहाँ नहीं होता, बाकी और देशों में होता है। अमेरिका वगैरह जो बड़े देश हैं वहाँ पर वकील बाकायदा बैठ के काउंसलिंग करता है कि आप इनके भी ये तय होगा, मैंने ये ड्राफ्ट तैयार करती है, आप लोग पढ़ लीजिए, जो समझ में नहीं आता उनसे पूछ लीजिए, मैं बैठा हूँ साथ में। तब क्या अंगूठा भी लगवाना मैंडेटरी होना चाहिए? हम इम्प्रेशन का मतलब ये है कि आपने किसी पे लगा दिए तो अंगूठा तो बदल नहीं सकता, साइन तो वेरी फर्जी बनाया जा सकता है, अंगूठा थोड़ी काट के लगा सकता है, उससे उसकी सत्यता को और मजबूती दी जा सकती है। एक सर अमूमन क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का टॉपिक वैसे नहीं है हमारा आज, अगर उस किराएदारी एग्रीमेंट में किसी एक पर्सन पर जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या उसके पास जाके सुलह होती है तो वो मान्य होगी? उसमें अगर कोई पैरा में लिख दिया था कि अगर कोई हम लोग के बीच डिस्प्यूट होता है तो हमारे बीच कोई आर्बिट्रेटर बैठ के इसको तय करेगा, तो फिर सिविल का मैटर नहीं रहेगा, पहले आर्बिट्रेटर इसका अवार्ड करेगा, आर्बिट्रेटर पास बैठेंगे। हाँ ये ज़रूर सकता है कोर्ट में आप केस लेके जाएँ कि हमारे इनके भी डिस्प्यूट हो गया, और क्योंकि एग्रीमेंट का एक क्लास ही कहता है सेक्शन 15 सेक्शन 14 जो भी पहला इसमें ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर हमारे इस झगड़े का निवारण करेगा, तो कोर्ट आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए अपने राइट इस्तेमाल कर सकती है, आर्बिट्रेटर तय करेगी, उस आर्बिट्रेटर को आप चाहिए। जैसे जो मेंशन है, मानिए आर्बिट्रेटर होगा लेकिन मेंशन नहीं था, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, कोई भी कोर्ट तय करेगी।
मैं म्यूचुअली आप ऑफर कर सकते हैं कि फला को आर्बिट्रेटर बना दिया जाए, मगर कोर्ट ये है अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकती है, जरूरी नहीं कि उसी को बनाया जाए। सर 1 महीने का मान लीजिए आर्बिट्रेशन की किराया एप्लीकेशन सेक्शन 8 में दी जाती है, और उसमें ये कहा जाता है कि फला फला एग्रीमेंट में, मैं ये भी बता दूँ, फला फला एग्रीमेंट हमारे बीच हुआ था, उस एग्रीमेंट के फला क्लास में फला सेक्शन में ये लिखा गया था कि हमारे इनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका निवारण आर्बिट्रेटर करेंगे। आर्बिट्रेट कंसिलेशन की सेक्शन 4 की धारा ये कहती है। तो आप उस सेक्शन 8 उसमें आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं, उसके तहत कोर्ट ये तय करेगी कि आर्बिट्रेटर किसको नियुक्त किया जाए। आप इसके लिए हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, डीजे की एप्लीकेशन दाखिल होती है। सर एग्रीमेंट की मान लीजिए समय सीमा समाप्त हो गई है, अब क्या प्रोसेस होगा आगे? एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब किराएदारी खत्म हो चुकी है। राइट सर, अब वो तो किराएदार अब बाहर निकला नहीं, अब क्या किया? मान लीजिए किसी किराएदारी 500 रुपये पे है, 5000 रुपये पे है, 50,000 रुपये पे है, 30,000 रुपये पर डे, 1000 रुपये पड़ रहा है 30 दिन के हिसाब से। अब उसकी किराएदारी खत्म हो गई। किराएदारी जब खत्म हो गई तो जितने दिन वो यूज़ करेगा वो डैमेजेस देगा आपको। टेनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है, उसकी खत्म हो चुकी है, या तो एग्रीमेंट आगे बढ़ा ले, आप नहीं चाहते हैं उसको नोटिस भेजिए, 30 दिन में किराएदारी समाप्त करिए उसकी। 30 दिन तक तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। रेंट कंट्रोल खत्म हो चुका है, रेंट कंट्रोल में तो 6 महीने का टाइम था, 6 मंथ ही नोटिस देंगे आप। 6 मंथ से पहले आप केस फाइल नहीं कर सकते। मतलब सेक्शन 21 ये मेंशन था, अगर 6 मंथ की नोटिस आपने सर्व की, उसमें कंडीशन ये थी कि 3 साल मकान आपने लिया हो, किराएदार पहले से रह रहा हो, 3 साल के बाद ही नोटिस भेजेंगे आप उसको, और 3 साल में 6 महीने के बाद मुकदमा दाखिल करेंगे। 3 साल की लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा हो और 6 महीने वाला भी, यानी 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहे उसमें। आप 2.5 साल में भी नोटिस उसे भेज सकते थे, अगर 6 महीने का मैंडेटरी नोटिस आपको भेजना था उसमें, उसके बाद ही आप उसको खाली करा सकते हैं। ये कंडीशन थी। किराएदार के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये हो जाती है कि एग्रीमेंट बना, मकान मालिक ने रख लिया, कैश में लेता है, उसको कोई रसीद नहीं देता है, ना एग्रीमेंट ना रसीद। अब साहब किराएदार क्या करें? अब देखिए ये तो ख़राब बात है, आपने एग्रीमेंट करा लिया, उसकी कॉपी देनी चाहिए। आप चालाकी करते हैं, उसे रख लेते हैं, वो पोजीशन में तो आ ही गया ना। आप क्या कहते हैं किराएदारी की एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो कैसे आपके घर में आके पोजीशन में रहने लगा, कब से रहने लगा, तो कोर्ट में कैसे साबित करेंगे आप? किराएदार क्या करें? एग्रीमेंट साबित कर लेंगे भाई इतनी किराएदारी है। सपोज करिए एग्रीमेंट ही नहीं, आपका खो गया कहीं पे, तो आप कैसे साबित करेंगे कि 5000 किराएदार है कि 500 किराएदार है? वो कहेगा 500 रुपये किराएदार है, वो पोजीशन में होगा। आप उसे बिना सिविल प्रक्रिया अपना निकाल नहीं सकते, पुलिस उन्हें हैसियत नहीं करेगी। गुंडाई तो कोई भी कर सकता है, गुंडाई कर लेंगे तो अलग इशू है कि उसको मार पीट के निकाल दें। अच्छा साहब, एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे 5 लोगों ने कमरा लिया था रेंट पे, जी। 2 रिश्तेदार आ गए, वो रिश्तेदार अब जा नहीं रहे साहब, अब क्या किया जाए? ये तो ऐसा होता है, कभी कभी होता है कि हमने किराए पे ले लिया, अब किराए पे रहने के बाद हमने उसको बताया नहीं। हालांकि वो जब कोई किराए पे देता है तो ये पूछ लेता है कितने लोगों की फैमिली आपकी है, क्योंकि कभी क्या होता है सीवरेज सिस्टम की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। अगर मकान मालिक या और भी किराएदार हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि आपने एग्रीमेंट का वायलेशन किया, आपने कहा था 4 लोग आकर रहेंगे, हमारा बेटा है, हम हैं, हमारी वाइफ और बेटी है, 4 लोग हैं, अब यहाँ तो 8 लोग आकर रहने लगे। वायलेशन तो है एग्रीमेंट जो सर, अगर मेंशन ना हुआ agreement- तब क्या करेंगे? एग्रीमेंट है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कह दिया किराए पे दे दिया, वो कोई फैमिली रहेगा, अगर फैमिली में उसके 8 लोग, क्या कर लेंगे आप? तो इस पर अगर वो रोज लड़ाई झगड़ा करे तो किराएदार क्या करे? लड़ाई झगड़ा करने का राइट तो उससे नहीं बनता, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किया था एग्रीमेंट में। जिस चीज़ में एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है वो कैसे वो साबित कर ले जाएगा कि यहाँ पे 4 लोग ले दिया था, या कुछ गवाह लेकर आए, वो एफिडेविट दे कोर्ट में आके साहब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कहा था 4 लोग रहेंगे और एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया, माना एग्रीमेंट ही जाएगा शुरू से आखिर तक। फिर सब्जेक्ट मैटर वही है, कॉज ऑफ एक्शन वही से रोज होगा। सर एक क्वेश्चन ये, किराएदार द्वारा कमरा किराए पर लिया गया था, अब गाड़ी भी खड़ी करने लगा है, क्या एग्रीमेंट कैंसिल माना जाएगा? एग्रीमेंट कैंसिल ही माना जाएगा। किराएदारी का एग्रीमेंट उसका कमरे का था, वो वहाँ रह रहा है ना, वहाँ तो गाड़ी नहीं खड़ी कर रहा, मगर जहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा है वहाँ खड़ी करने से मना करिए, क्योंकि किराए पे उस जगह को थोड़ी दिया। नहीं साहब, वो कहता है कि नहीं साहब हमने किराए पे लिया, गाड़ी कहाँ खड़ी करे सर पे? तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या मेंशन ही नहीं है कि गाड़ी खड़ी करेंगे। मान लीजिए गाड़ी का नाम तो 2 पहिया भी है, 4 पहिया भी है, 2 पहिए की जगह में 4 पहिया ला के कुचल दिया आपने, और घर में आने जाने की जगह बंद कर दी, तो क्या करेंगे? झगड़ा तो खड़ा ही रहेगा। तो वो हटाया सकता, पुलिस को कंप्लेन करिए कि साहब यहाँ गाड़ी ला खड़ी करते थे, हमने रहने के लिए दिया है, गाड़ी खड़ी करने के लिए दिया है, और हमारे किराएदारी एग्रीमेंट में क्या मेंशन नहीं है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकमी किराएदार क्या होता है ये बताइए? शिकवी किराएदार वो होता है कि मान लीजिए कि सब टेनेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हम किराएदार थे, हमने क्या करा कि चालाकी ये करी, एग्रीमेंट मान लो किराएदारी का नहीं था, ओरल एग्रीमेंट था, जैसे भी थे, हम कहीं पे टेनेंट थे, हमने एक नया टेनेंट अपनी तरफ से बसा दिया, उससे बड़ा किराया वसूल था, 500 रुपये मैं मिल रहा था, हमने 5000 उससे वसूलना शुरू कर दिया। इस कंडीशन में यहाँ पे टेनेंसी टर्मिनेट मानी जाएगी, ये लॉ कहता है। अब आप किराएदार नहीं रहे तो साहब जो नोटिस दिया जाएगा वो सिकमी को दिया जाएगा, ये जिसको दिया था को नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा मूल किराएदार को।
शिकमी को नोटिस देने का आपका राइट नहीं, क्योंकि उससे तो आपको कोई मुआहदा कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। सर एक ना उसको पार्टी बनाई मुकदमे में आपने बना, हाँ ये मेंशन जरूर करेंगे फला फला हुआ आपने शिकमी का रायदार आवाज कर दिया, लिहाजा आप टेनेंसी टर्मिनेट हो गई इनसे, अब आप मकान खाली करें। सर नयागंज या पुराने ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुराने समय के कुछ घर बने हैं या कुछ दुकानें बनी हैं, तो दिया गया था रामलाल को, अब रामलाल क्या कर रहे हैं, फलाने वाजपेयी को दिए हैं, वो सिकमी को सिकमी हैं, है। और वाजपेयी जी भी क्या करते हैं, सीधे मालिक को पैसा देते हैं, रसीद कटती है इनके नाम। अब रसीद कट गई ना, तो सब्टेनेंट कहाँ रहेगी? नहीं, सिकमी के नाम पर सिकमी पैसा देता है, रसीद कटती है मालिक के नाम पर। अच्छा, तो साहब उसको- पुराने किराएदार के नाम पे। हाँ सर, तो हम है सिकमी भी है सर। सिकमी अभी भी है। अब वो नहीं एक्शन ले रहे हैं वो अलग बात है। हमने किसी को किराया भी दिया, मान लीजिए अमित जी को मैंने किराया भी दिया, अमित जी ने कहा बड़ा किराया वसूलते हैं, हम तो 5,000 देना 10,000 वाला में मिल गया, तुम कमा लें बीच में, किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति को आके बसा दिया हमने। तो सिकमी तो ये रहेंगे, इनका कोई लोकस नहीं है, ना इनका कोई स्टैंडर्ड है वहाँ पर रहने का, जो मालिक उससे कोई मुआहदा ही नहीं है, तो आप किस राइट से वहाँ रह रहे हैं? खाली तो कराया सकता है, लेकिन वही है कि सिविल का मैटर, आप वहाँ लड़ झगड़ के करेंगे तो ऑफिस क्रिमिनल ऑफिस बन जाएगा, वो कहेगा हमने फला से लिया, आइए कोर्ट में साबित करिए किराएदार सिकमी किराएदार है, क्योंकि आपने कभी उसको रसीद दे दिया तो वो सिकमी नहीं रहेगी। अच्छा साहब, रसीद नहीं दी लेकिन अकाउंट में पैसा कोई मंगा ऐसे लेता है। कोई ऐसी चीज़ दे दें उसे आप, जिससे साबित हो जाए कि हाँ आपके किराएदार डायरेक्ट आपके जो है आपके रिलेशन है किराएदार और मकान मालिक, रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया आपके बीच में, तो वो सिकमी तो नहीं रहेगी। लेकिन पुराना किराएदार और मालिक कहता नहीं साहब मेरा किराएदार तो ये है, वो तो पैसे दे दिया था करता था जब इनके पास नहीं वो होता। चालाकी कर रहा मकान मालिक, वो ये सोच रहा है कि किराया तो हमें अच्छा मिल रहा है, छोड़ो रहने तो वैसे ही किसी किराए पर उठाना है, लेकिन जब हमें खाली कराना होगा तो आसानी से खाली करा लेंगे, कह देंगे तुम तो शिकमी हो, तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो भैया, यही तो कहेगा हु आर यू, हम आपको जानते ही नहीं, हमने तो फला को दिया था और फला के खिलाफ मुकदमा फाइल करेगा और कोर्ट उसने अपने जजमेंट में कहेगी जो पाया जाए मौके पे ताला तोड़ के कब्जे दिलाया जाए। तो सर- आप होंगे सिकमी 20 साल से दे रहा हूँ। कोई सर आपका रेंट लोकस नहीं। एग्रीमेंट के हिसाब से सर ये ऐसा प्रश्न है कि कभी कभी पुलिस रेंट एग्रीमेंट को दिखा के सामान बाहर फेंक देती है, पुलिस को राइट, पर कभी कभी कहती है कि साहब हम तो नहीं निकालेंगे। पुलिस को राइट ही नहीं सिविल के मैटर में आने का, ये सिविल ऑफेंस है ना, पुलिस तो पैसा लेके कुछ भी करने लगती नहीं साहब फेंक देती तो क्या करेंगे, पुलिस को क्या कोर्ट पार्टी में बनाए, है। क्रिमिनल पार्टी? है। कोर्ट में आए, कोर्ट में आ गए सब, पुलिस के द्वारा इन्होंने जबरदस्ती करके बाहर निकाल दिया, दोबारा पोजीशन दिलाया जाएगा। सब वो जरूरी इसलिए भी है कि आप मान ली किराएदार को जानते नहीं है और आपने किराए पर उठा दिया, तो बाद में मालूम पड़े तो तालिबान से उसका संबंध होता ही यही है। एक आईडी आपको दे दी उसने, हो सकता है फर्जी, हम आप नहीं जानते कि फर्जी है, हम आदमी क्या जाने फर्जी है या नकली नोट है, उसने असली समझ कर रखी है। मान क्या लीजिए इसमें क्या रेंट में क्या कोई किसी के प्रोविजन में क्लॉज में दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन होना जरूरी है? वेरिफिकेशन रेंट एग्रीमेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं दिया, नहीं ये तो वेरिफिकेशन आप लोग क्रिमिनल करते होंगे, ज़्यादा हमसे जानते होंगे, वेरिफिकेशन इसलिए करा लिया जाता है कि मान लीजिए वो किसी अपराध में संलिप्त हो, उससे कहीं दूसरे ऐसे कनेक्शंस मिल जाए तो आतंकी संगठनों से, और यहाँ पे आईडी बदल के, रूप बदल के, नाम बदल के रह रहा, पुलिस के पास आपने जमा कर दिया, तो आप इसमें इतनी जांच तो छूट जाएगी साहब, हमने पुलिस को बता दिया था कि हमारे घर में फला फला आदमी आया है रहने के लिए, फला जगह से यहाँ पढ़ने की नीयत से आया है, मेरा हॉस्टल चलता है, मेरा घर किराए पे हमने दे दिया, अब बाद में क्रिमिनल निकल आया, तो आप जान तो बचा सकते हैं कम से कम कि साहब ने पुलिस को बता दिया था। जो अथॉरिटी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है वो अथॉरिटी पुलिस है, आप उस अथॉरिटी को बता ये दिए। क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मान लीजिए आपने इस प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं कराया, पुलिस बाद में उसको जो है मकान मालिक परेशान कर रही है, पुलिस करती है, पुलिस को ये शक रहता है ना कि आपने किराए पे दिया, तो क्या संबंधित थाना क्षेत्र में आके आगे ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट में रेंट एग्रीमेंट दिए ही नहीं है कि ऐसा लॉ नहीं है कोई, ऐसे लॉ कैसे नहीं है, तब क्यों कर इस चीज़ का डिफेंस ले सकते हैं? डिफेंस ले सकते हैं इस चीज़ का? उन्हें डिफेंस ले चाहे ले लें आप, वो पुलिस हम देखिए नॉर्मली अगर बता फॉर एग्जाम्पल बाटला हाउस वाला आपने सुना होगा, किराए पे आए छोटा सा थे एग्जाम्पल है, आप वकील हैं वैसा, हम भी वकील हैं, अभी पुलिस जब 20 पुलिस वाले आपके घर पे आ जाए, उनको वारंट है, 2 लड़ मार देते हैं, वो देखते नहीं कि क्या होगा, वो लॉ नहीं जानते हैं, तो लॉ को पता ही नहीं होता पुलिस को। आप देखिए सड़क को मारना शुरू कर देते हैं, क्या लॉ परमिट करता है? लॉकअप में लाकर तोड़ देते हैं, क्या लॉ परमिट करता है? क्या लॉ ये परमिट करता है कि कोर्ट में पेशी पर आया वहाँ चुपचाप उसको रिट के ले जाएं? करा है पुलिस वालों ने, लॉ वो नहीं जानते, उनको ये पता है इसको पकड़ के ले आना और हटकना है, मारना पीटना, जो सिंपल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, उनको लॉ का नहीं पता। अच्छा उनको गाल निकालनी, आप फंसो एक बार, उनको तो साहब एक अंतिम सजेशन, किन लोगों को किराएदार ना रखें? भैया अपराधियों को ना रखिए, ऐसे लोगों को ना रखिए जो आपको लगता है समाजी एतबार से ठीक है। मान लीजिए किराए पे आपके घर पर रह रहे हैं, आप ऊपर रहते हो नीचे रहते हैं, आप ही घर में तरफा शुरू करते हैं, चोर हो अभी तो पुलिस वाले को किराए पे रखें तो क्या क्या लिखवा लें? कुछ भी लिखवा लीजिए, जितना लिखवा उतना कम है। कुछ भी लिखवा लीजिए, इतना लिखा लीजिए उतना कम है।
हालांकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ये रहता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बाद आपका एग्रीमेंट खो भी जाता है, कोई बात फंसती है, कोर्ट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा भरोसा करती है बनस्बत नोटरी डॉक्यूमेंट पे। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नॉट परमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट। अभी केसला सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर वो कहता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोर्ट ये कहती है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ज़्यादा भरोसा करती है कोर्ट और बनस्बत अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के। तो मेरा ये कहना है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करा लीजिए, एक स्टैम्प ड्यूटी तो जाएगी, साल भर 6 महीने 3 साल 4 साल जो भी रहेंगे आपकी मदद से रहेंगे, कोई भी एग्रीमेंट हो। सर रेंट टेंडर से भी सुना है कुछ जमा किया जाता है, टेंडर जमा किया जाता है। उसका कुछ बताइए। मान लीजिए आपने किराएदारी पे रह रहे हैं और आपने मकान मालिक को किराया दिया, रेंट कंट्रोल में ये है कि आपने 4 माह किराया नहीं दिया तो आप जो है डिफाल्टर हो गए। अब उस डिफाल्टर को बचने के लिए क्या करा जाता है कि आपने किराया दिया, उसने नहीं लिया, आपने वकील से कंसल्ट किया, हमने कहा आप जो है बाई पोस्ट कर दीजिए, आपने पोस्ट कर दिया। पोस्ट वो जब वो दस्ती मतलब बाई हैंड नहीं ले रहा है तो जाहिर सी बात है पोस्ट से भी नहीं लेगा, उसे मकान खाली कराना है आपको डिफाल्टर साबित करके। उस पोस्ट से जो मनी ऑर्डर गया वो वापस आपके पास आ जाएगा, उसकी जो रसीद मिलती है डाकखाने से उसको लगा के आप साबित कर सकते हैं साहब मैंने इनको किराया दस्ती दिया, इन्होंने नहीं लिया, मना कर दिया, मैंने बाई पोस्ट किया। तो कोर्ट को लगता है एविडेंस है। आप कहेंगे मैंने दस्ती दिया था नहीं लिया, क्या एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं है, झूठ भी बोल सकते हैं आप कोर्ट में। आपका हमने बाई पोस्ट भेजा, उसकी रसीद है, जिसको इनकार कर दिया गया लेने से, अब एविडेंस आ गया। अच्छा अगर यूपीआई के थ्रू भेज दे रहे हैं तो वो भी वही है, आप अगर नहीं लेगा वो तो पहुँच ही सर जाएगा। वैलिड है वो कि पहुंच जाएगा, वैलिड है, आप उसकी वहाँ से रसीद निकाल लीजिए। लेकिन होगा क्या कि किराया नहीं लेगा, हो सकता है कि इस पर आप रोक भी लगा दें कि मेरे घर गलत तरीके से मेरे अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, लोगों ने करा है। तो सही प्रोसीजर ये सेक्शन 30 यहाँ पर किराया जमा होता था रेंट कंट्रोल का, क्योंकि रेंट कंट्रोल खत्म हो गया तो अथॉरिटी नहीं है जूनियर डिवीजन के पास, वहाँ जमा करिए। यही मैटर चल रहा था, मैं कोर्ट में खड़ा था, अभी की बात है, जस्टिस कहने लगे हम आगे ही खड़ा था, और क्योंकि कोर्ट में अपेयर होता रहता हूँ तो कोर्ट जब जानने लगती है तो आपसे कभी मजाक भी कर लेती है। उन्होंने उनसे कहा कि वकील साहब, एक वकील साहब थे, उन्होंने 4 मुकदमे फाइल कर दिए, रेंट कंट्रोल खत्म हो चुका है, अभी 22 की बात है, जनवरी या फरवरी की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर लूँ इसको, रेंट कंट्रोल खत्म हो गया, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, हम कैसे ये मुकदमा एक्सेप्ट कर लें, इसको एडमिट कैसे कर लें बताइए। तो उन्होंने कहा साहब वहाँ जाने एडीएम के हमें राइट नहीं मिल रहा है दाखिल करने का, वहाँ कोई अधिकारी बैठ नहीं रहा, टीम ने बना दिया, कुछ है ही नहीं, हम जाएगा। तो मजाक में उन्होंने उनसे कहा ऐसा करिए वकील साहब आप हाईकोर्ट चले जाइए। तो हमने जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ क्या करना है वैसे हाईकोर्ट कहेगी वहाँ करने क्या कहते, जब अथॉरिटी नहीं उनके पास, जब एक्ट में पावर ही नहीं दिया गया तो आप कोर्ट में जाके क्या कर लेंगे। तो मैं वो भी सब फटकार के भगा देंगे और आप भी फटकार दें, तो होना कुछ नहीं, जाकर करें क्या बताइए। बड़ी ज़ोर से ऐसे कहने की बात तो चाहिए। तो साहब ऐसी सिचुएशन में करें कि आप किराएदार तो मर गया, किराएदार मरा क्यों, वो जमा किराया कैसे जमा करेगा। अगर मान लो वापस कर दिया है तो आप कोर्ट में सेक्शन 30 में बताएंगे इतने हिस्से के किराएदार है, इतना महीने में किराया हमारा जाता है, उन्होंने लेने से मना कर दिया, उसके एविडेंस फाइल करिए, फिर इसके साथ कोर्ट देखेगी, उसको लगेगा हाँ भाई इन्होंने मनी ऑर्डर किया तो मनी ऑर्डर वापस कर दिया। अभी आप रेंट सेक्शन 30 बता रहे जमा हैं। करने की परमिशन दे दी, आप टेंडर से किराया जमा करिए, टेंडर पास करिए, वो टेंडर ले आइए, आप बैंक में जमा करिए, उसकी रसीद आगे कोर्ट में दाखिल करिए, कॉपी अपने पास रखिए। तो ये आप सिंपल है। पिछला किस्सा बता रहे थे कि एडीएम सिटी के पास चले जाइए, ये रेंट कंट्रोलमेंट एक्ट सेक्शन 14 क्लास 1 में दिया है उन्होंने अच्छा कि वहाँ भी जमा कर सकते, जो नया एक्ट आया उसके हिसाब से। नए एक्ट के बारे में थोड़ा- नए एक्ट में सेक्शन 14 में उन्होंने दिया है किराया जमा करने का प्रोविजन दिया है। तो नैक की 1-2 टिप्स मार दीजिए। हाँ, नए एक्ट के कोई बारे एक में गड्ढे। तो पुराना तो भाई सच बताएं तो नया जो एक्ट है वो किराएदार के लिए कहीं सपोर्ट नहीं करता। आपने देखा तुम छोड़ा क्या, जब चाहे आप किराया बढ़ा सकते हैं। अगर बिल्डिंग में कहीं पे कुछ भी ज़रा सा भी होता है कुछ, तो आप किराएदार को और मकान मालिक को लिखित बताइए कि आपकी बिल्डिंग में सीलन आ गई है और आपने नहीं बताया टेनेंसी टर्मिनेट, मतलब उस पर इतना बर्डन डाल दिया कि किराए पर मकान लेने ही लोग छोड़ देंगे। आप जब चाहे अपनी मन से किराया बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं बढ़ाता तो खाली करा देंगे। तो हमारा कहना है कि ये एक्ट बनाने की ज़रूरत क्या थी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 106 में नोटिस भेज देते, खत्म हो जाती कहानी। 30 दिन गुजरने बाद आपकी मियाद की आज़ादी खत्म की जाती है, आप खत्म करिए, खाली करिए और उससे दाखिल कर लीजिए। इस एक्ट की ज़रूरत क्या थी। किराएदार को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, ना कोई उसको प्रोटेक्शन दिया गया। अब हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ केसेस यहाँ से हाईकोर्ट जाएँ, हाईकोर्ट को इस पर विचार करके कोई सा फैसला दे दे किराएदार के फेवर में, तब तो ठीक है, उन्हें किराएदार की कोई बचा नहीं। रेंट कंट्रोल तो ठीक था, अब वो जैसे खत्म कर दिया तो खत्म।